हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नोट्स कैसे बनाने हैं। इसका ये पार्ट 2 है। कई बच्चों ने इसके लिए कमेंट भी किया था। देखिए, पार्ट 1 हमने पहले ही बना दिया है। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको देख लो। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया है कि नोट्स बनाते समय हम कौन सी गलतियां करते हैं। हमको इस बात का बहुत ध्यान रखना होता है कि हमको नोट्स बनाते समय गलतियां नहीं करनी, लेकिन हम कर देते हैं वो गलतियां। ठीक है, वो मैंने पार्ट 1 में अच्छे से समझाया है। तो पार्ट 1 देखना ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप पार्ट 2 देखें। पार्ट 1 में मैंने क्या क्या बताया था आपको, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। मैं आपको उससे पहले कुछ बता दूं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप के नाम से टेलीग्राम पे ग्रुप है। यहाँ पे आपको PDF नोट्स और सारी अपडेट जो है टाइम टू टाइम मिल जाती है। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो डिटेल नोट्स के लिए। इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट eklavyastudypoint.com गूगल पे सर्च करना है। उसके बाद आपके सामने होम पेज आएगा। आप मान लीजिए क्लास 12th में हो तो 12th पे क्लिक करोगे। फिर उसके बाद आपके सामने सब्जेक्ट आ जाएंगे। मान लीजिए आपको हिस्ट्री के नोट्स पढ़ने हैं या जिसके नोट्स पढ़ने हैं, आपको उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ऐसी टेबल आ जाएगी। चैप्टर वाइज नोट्स आप पढ़ना चाहते हो तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। MCQ पढ़ना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, अभी हो सकता है कुछ ऑप्शन में जाने के बाद आपके पास अभी कोई नोट्स ना खुले, क्योंकि हमने सारे नोट्स अभी डाले नहीं हैं। लेकिन आने वाले कुछ समय के बाद सारे नोट्स डाल दिए जाएंगे तो सारी कैटेगरी जो है वो खुल जाएगी। ठीक है, आपको जैसे जोन से भी नोट्स पढ़ने हो आप पढ़ सकते हो। शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, चैप्टर वाइज मैप, ठीक है, इमेज वाले क्वेश्चन, या फिर चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, MCQ, हर तरह की चीज़ें जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है, सब कुछ आपको हमारी वेबसाइट में फ्री में अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर करो। वहाँ पे आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। एकलव्य स्टडी पॉइंट ये मेरा यूज़र नेम है। आपको कुछ भी पूछना हो, डाउट हो, तो आप मुझे डायरेक्ट वहाँ पे मैसेज कर दीजिए। टाइम निकाल के मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो देखिए, जो पार्ट 1 था, पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था कि नोट्स बनाते समय क्या नहीं करना है और नोट्स बनाते समय क्या करना है। ये बेसिक बातें हमने वहाँ पे आपको समझा दी थी। ये पार्ट 1 को मैं थोड़ा रिकैप करके बता रहा हूँ। नोट्स बनाते समय क्या नहीं करना होता, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको बताई थी। ये अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप पार्ट 1 को ज़रूर देखो। सारे पॉइंट मैंने आपको वहाँ पे बता दिए थे। ठीक है, आज हम चलेंगे पार्ट 2 में। पार्ट 2 में हम देखेंगे कि नोट्स हमको बनाने कैसे। मैंने आपके सामने कुछ एग्जाम्पल भी रखे हुए हैं, उस एग्जाम्पल को देख के आपको समझ में आएगा। और जो मैं आपको बातें बताने वाला हूँ उसको भी ध्यान से आपको सुनना है, समझना है। देखिए, पार्ट 2 में एक चीज़ ध्यान रखना है कि नोट्स लिखते टाइम बड़े नोट्स लिखना, ठीक है, लिख देना, ये एक बड़ी सी गलती होती है। ज़्यादातर बच्चे ये गलती करते हैं। बहुत सारे बच्चे मुझे बात करते हैं इंस्टाग्राम पे, तो मुझे यही पता लगती है कि नोट्स जब हम लिखने बैठते हैं तो हम क्या करते हैं, हमें लगता है कि सब कुछ इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, आपने NCERT किताब खोली, NCERT में आप कुछ पढ़ रहे हो, कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, ठीक है, आप उसको पढ़ते हो, हाईलाइट करते हो, आपको लगता है भाई सारा ही इंपॉर्टेंट है। और गलती आप ये कर देते हो कि आप पूरी की पूरी NCERT जो है उसको अपना नोट्स में लिखना स्टार्ट कर देते हो। यानी हमारे नोट्स जो हैं बहुत बड़े बन जाते हैं। यहाँ पे देखो, सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है, आप ये सोचो कि आपने कितना ज़्यादा टाइम लगा दिया, उसी जो चीज़ NCERT में लिखी है उसको आप अपनी कॉपी में लिख रहे हो। यही तो है, आप उसको कॉपी कर रहे हो। तो जो आप यहाँ कॉपी कर रहे हो सेम आपके NCERT में ऑलरेडी है। तो आपको करना क्या है, आप NCERT में जैसे मान लो आपने 1 घंटा लगा दिया, यानी 1 आवर लगा दिया उसको नोट डाउन करने में, तो उससे बेटर था कि 1 आवर में आप उसको कम से कम 10 बार पढ़ लेते। 10 बार पढ़ लेते तो आपको पढ़ के वैसे ही याद हो जाती वो चीज़ें। ठीक है, अगर 10 से 20 बार पढ़ोगे तो आपको याद ही हो जाएंगी वो चीज़ें। तो फिर कॉपी में आपको लिख के क्या फ़ायदा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे गलतियाँ करते हैं। तो नोट्स हमें लिखने हैं तो बहुत बड़े बड़े नोट्स नहीं बनाने। ठीक है, कभी भी ध्यान रखना, लॉन्ग नोट्स नहीं बनाने होते हैं। आगे देखो, पूरा NCERT पैराग्राफ उतार देते हैं, यही गलती करते हैं ना, ज़्यादातर बच्चों के साथ ये गलती होती होगी। इसको नहीं करना, मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल दिखाऊंगा। ठीक है, और लंबे नोट्स जो है हमेशा अवॉइड करना है। नोट्स आपके होने चाहिए कम शब्दों में होने चाहिए, शॉर्ट होने चाहिए, काम की बात होनी चाहिए। ठीक है, नोट्स ऐसे हों जो खुद को समझ आए। एक चीज़ ये भी है, बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छी हैंडराइटिंग में नोट्स बनाने की कोशिश करते हैं, रंग बिरंगे फूल पत्तियाँ, ये सब नहीं करना। टूटे फूटे टुकड़े में लिख लो चल जाएगा, लेकिन उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना। नोट्स बनाने का मतलब है कि आप पूरे चैप्टर को पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, समराइज कर रहे हो, उसके बाद आपको जो इंपॉर्टेंट लग रहा है आप उसको नोट डाउन कर रहे हो कम शब्दों में। पेपर के टाइम पे आप बस क्या करोगे, अपने नोट्स को खोलोगे, 5 मिनट में आप उसको रिवाइज करोगे। यानी पूरा चैप्टर जो आप 1 घंटे में पढ़ते थे उसको मात्र 5 मिनट में रिवाइज करोगे और आप एग्जाम देने जाओगे। ठीक है, वो होते हैं नोट्स, यानी शॉर्ट में। इतने बड़े चैप्टर को हमने इतने से में पढ़ लिया। ठीक है,
ये होते हैं। तो नोट्स आपके ऐसे होने चाहिए जो आपको समझ में आए, ठीक है, आपको समझ में आए। किसी दूसरे को अगर आप नोट्स दो, उसे समझ में आए ना आए उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसको समझाने की जरूरत ही क्या है, आपको समझ में आने चाहिए, ठीक है। और नोट्स आपके रिवीजन करा दें, ऐसे नोट्स हो जो 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर आपका पूरा चैप्टर का रिवीजन करा दें, ठीक है। और चैप्टर को पढ़कर स्टोरी आपके दिमाग में रखनी है, ठीक है। यहाँ पे एक और बात बता दूँ, ये बेसिक सी बातें हैं, इसको ध्यान रखना नोट्स बनाते टाइम। आपको एक बात ये याद रखनी है कि आपके नोट्स जो हैं वो एक ही जगह पर हों। एक ही जगह का मतलब क्या है, कई बार बच्चे क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई कॉपी पड़ी हुई है, कोई नोटबुक पड़ी हुई है, उसमें पीछे 5 7 10 पेज खाली पड़े हैं। आप सोचते हो ये 10 पेज ऐसे ही पड़े हैं, क्यों ना इसी में नोट्स बनाना शुरू कर दूं। ठीक है, तो मान लो आपने किसी सब्जेक्ट के 4 5 पेज में नोट्स बनाए, फिर वो पूरे नहीं हुए, फिर आपने किसी दूसरी कॉपी में पेज में बना दिए, वो अलग कॉपी है, फिर अलग नोटबुक में आपने बना दिए, तो अलग अलग जगह पे आपके नोट्स हो गए, बाद में आप ढूंढोगे आपको मिलेगा ही नहीं। तो इसके लिए आपको प्रॉपर एक रजिस्टर बनाना है नोट्स के लिए। बेशक से आप रफ रजिस्टर बना लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सारे नोट्स सब्जेक्ट वाइज एक ही जगह पे हों, ताकि आप कल को उसे पढ़ते टाइम खोलोगे नोटबुक को तो आपको एक ही जगह मिल जाएंगे। तो इस गलती से बचना। अब देखो, चैप्टर को पढ़कर स्टोरी दिमाग में रखना है, ठीक है। ओनली पॉइंट लिखने होते हैं नोट्स के लिए। अब जैसे हमने कोई हिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम, तो बड़ी बड़ी उसमें लंबे लंबे पैराग्राफ होते हैं। अब आप पूरा का पूरा पैराग्राफ उतार दोगे तो क्या होगा, उससे टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। जो बातें मेन थी वो आपको अपने दिमाग में रखनी है। हेडिंग या पॉइंट आपको क्या करने हैं, लिख कर रखने हैं। मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा 2 4, ये कुछ गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है, ठीक है। अब देखो एक एग्जांपल है, ये मैंने पॉलिटिकल साइंस में से लिया है, आपकी क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का है। अब देखो ये एग्जाम्पल फर्स्ट है, सोवियत संघ के विघटन के परिणाम बताओ, यानी जो सोवियत संघ है उसका विघटन जो है वो क्यों हुआ, ठीक है। सॉरी, उसका विघटन जब हुआ तो उसका क्या परिणाम हुआ। अब आप इस चीज को, ये आपके सपोर्टिंग मटेरियल से ले रखा है मैंने, सेम मैंने आपको समझाने के लिए सपोर्टिंग से लिया है, वरना मैं इसको और छोटा कर सकता हूँ। अगर मैं खुद से बनाता तो मैं इससे भी छोटा कर देता। इसको बोलते हैं बुलेट पॉइंट नोट्स, यानी ये आपका क्वेश्चन मान लीजिए, तो ये आपके आंसर हो गए, और वो भी हेडिंग में हो गए, और हेडिंग ये आंसर हो गई, ठीक है। अगर पेपर में आता है तो आप इसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दो, एक्सप्लेनेशन आपके दिमाग के अंदर होनी चाहिए। एग्जाम्पल, सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम हुए। आपको पता है जैसे ही सोवियत संघ खत्म होता है तो शीत युद्ध की समाप्ति हो जाती है, क्योंकि देखो शीत युद्ध जो था वो दो महाशक्तियों के बीच में थी, एक तरफ अमेरिका था, एक तरफ सोवियत संघ था। जैसे ही सोवियत संघ खत्म हो गया तो शीत युद्ध ऑटोमेटिक खत्म हो गया। ये बात आप एक्सप्लेन करके लिख सकते हो ना, तो ये बात कहाँ है, ये मेरे दिमाग में है, लेकिन हेडिंग मैंने यहाँ लिख ली कॉपी में। अब जब को कल को मैं पढ़ूंगा तो इस क्वेश्चन को मैं, कितना टाइम लगेगा, आप 1 मिनट में इसको आप 4 5 बार पढ़ लोगे, 4 5, ये लिमिटेड हेडिंग है, इतना ही टाइम लगेगा। अगर आप पूरा एक्सप्लेनेशन लिखने बैठ जाओगे तो आपको कितना टाइम वेस्ट होगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरी चीज, एक ध्रुवीय विश्व अर्थात अमेरिकी वर्चस्व का उदय, यानी जैसे ही सोवियत संघ खत्म हो जाता है, अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं, जैसे ही सोवियत संघ 1991 में टूट जाता है, खत्म हो जाता है, वैसे ही अमेरिका दुनिया में एकमात्र महाशक्ति बचती है, ठीक है। इसका पूरी दुनिया में वर्चस्व हो जाता है, ये मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। यानी हेडिंग मैंने अपनी कॉपी में लिख ली एज ए बुलेट पॉइंट, इसको बुलेट पॉइंट नोट्स कहते हैं, ठीक है। लेकिन एक्सप्लेनेशन मेरे दिमाग में है, मैं केवल हेडिंग पढ़ के जाऊंगा पेपर में और एक्सप्लेन मैं खुद कर दूंगा। ये होते हैं नोट्स। आप ये अगर पैराग्राफ में लिख दोगे, पूरी पूरी एनसीईआरटी उतार दोगे तो गलत होगा। हथियारों की होड़ समाप्ति हो गई। देखो एक तरफ यूएसए था, एक तरफ यूएसएसआर था, और दोनों के बीच में हथियारों की होड़ थी। आप जानते हो जैसे ही यूएसएसआर खत्म होता है तो हथियारों की होड़ भी खत्म हो जाती है। अब यूएसए ऑलरेडी ताकतवर है, उसको किसके लिए हथियार चाहिए, तो ये क्लियर हो जाएगा। सोवियत गुट का अंत होते ही 15 नए देशों का उदय। आपको पता है जो सोवियत संघ बना था वो 15 गणराज्यों, 15 देशों को मिला के बना था। अब जैसे ही सोवियत संघ खत्म होता है तो वो 15 नए देश की तरीके से उदय होता है, ठीक है। सोवियत संघ का उत्तराधिकारी जो था वो रूस को बना दिया जाता है। विश्व राजनीति में जो शक्ति संबंध थे उसमें परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि पहले भाई अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ही ताकतवर थे। अब सोवियत संघ नहीं बचा तो जाहिर सी बात है शक्ति संबंध पूरी दुनिया में बदल चुके हैं। समाजवादी विचारधारा पे प्रश्न चिन्ह लग गए, लोग समाजवादी विचारधारा को क्वेश्चन मार्क की तरह देखने लगे कि क्या ये सही थी, इस तरीके से। अब देखो कितने कम शब्दों में आपके सामने आंसर है। तो आपको आंसर, अपना जो नोट्स बनाने हैं वो बुलेट पॉइंट में बनाने हैं, ये याद रखें। आपको बड़ी बड़ी कहानियां नहीं लिखनी कि आप पूरी पूरी कहानी उतार रहे हो तो गलत कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। मैं आपको फिर से याद दिलाता हूँ, एग्जाम्पल समझो। 1 घंटे में मान लो आपने कोई नोट्स बनाया, लिखा, थोड़ा ही लिख पाओगे, 1 घंटे में कोई पूरी किताब नहीं लिख पाओगे। अगर 1 घंटा लगा दिया, उसी 1 घंटे में अगर आप किसी चीज़ को पढ़ते तो आप कई बार पढ़ सकते थे। तो जितनी ज़्यादा बार पढ़ोगे उतनी जल्दी आप उसको याद कर पाओगे, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। फिर और एग्जाम्पल आपके सामने दिखाता हूँ, इसको आप फ्लो चार्ट कह लो या जो भी आप कहते होंगे, ठीक है।
एक क्वेश्चन है आपके सामने, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, ये ज्योग्राफी का है। अब कोई बच्चा कमेंट में ये ना कहे कि सर आपने ज्योग्राफी का आंसर बताया है, मेरे पास तो ज्योग्राफी नहीं है। यहाँ मैं आपको ज्योग्राफी वगैरह नहीं बता रहा, मैं आपको बता रहा हूँ कि नोट्स कैसे बनाने हैं। आप इसको दूसरे सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हो, जो आपके पास सब्जेक्ट हो। क्वेश्चन है, मान लीजिए पेपर में आता है कि बताइए जनसंख्या वितरण जो है उसको प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन से हैं। ठीक है, कौन से कारक प्रभावित करते हैं। आपको पता है इसके 3 से 4, ठीक है, हेडिंग बनेगी और उसके बाद सब हेडिंग बनेगी। तो ये आपकी हेडिंग हो जाएगी, यानी भौगोलिक कारक। दूसरा क्या है आपका, आर्थिक कारक। ठीक है, इसको हम प्राकृतिक कारक भी कह सकते हैं, ये हमने लिख लिया। फिर तीसरा है सामाजिक सांस्कृतिक कारक। ये तो आपकी इसकी 3 मेन हेडिंग हो गई। इसके बाद सब हेडिंग बन रही है, यानी जल की उपलब्धता, भू आकृति, जलवायु, मृदा। ठीक है, इसके बाद आर्थिक में आ जाएगा खनिज आ गया, परिवहन, नगरीकरण, औद्योगिकरण। धार्मिक में आप इसमें सामाजिक सांस्कृतिक में धार्मिक कारण, राजनीतिक कारक, ये आ गया। तो यहाँ पे आपको समझ में आया, इस तरीके से नोट्स बनाने हैं। अब इतना बड़ा क्वेश्चन है, ये पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ये आपका 5 मार्क्स में आएगा। ठीक है, ज्योग्राफी में आता भी है। अब इतने बड़े क्वेश्चन को मुझे एक्सप्लेनेशन अपने दिमाग में रखनी है। मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। बस आपको इतना पता होना चाहिए, जनसंख्या वितरण जो है उसको 3 हिस्सों में बांट दिया हमने। भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक, सामाजिक सांस्कृतिक कारक। भौगोलिक कारक में क्या है, जनसंख्या कहीं पे भी जाएगी रहने के लिए, जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा वितरित होती है, ज़्यादा जाती है, वो क्या देखती है, सबसे पहले ये देखते हैं जल की उपलब्धता। क्या जल उपलब्ध है या नहीं। जहाँ पे जल उपलब्ध होता है, जहाँ पे कृषि के लिए, अच्छे सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होता है, वहीं पे जनसंख्या ज़्यादा होती है। तो इस पॉइंट को आप आराम से एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे मनुष्य को जीवन में सबसे महत्वपूर्ण संसाधनों में एक होता है जल। तो जिस जगह जल उपलब्ध होता है उस जगह पे जनसंख्या का वितरण हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। एग्जाम्पल लिख सकते हो कि नदी घाटियों के आसपास का जो एरिया होता है वहाँ पे आपको जनसंख्या सघन दिखाई देती है, बहुत घनी जनसंख्या दिखाई देती है। तो ये पॉइंट हो गया। भू आकृति, देखो अलग अलग प्रकार की भू आकृति होती है। पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, उबड़ खाबड़ क्षेत्र होते हैं, पठारी क्षेत्र होते हैं, समतल क्षेत्र होते हैं। ठीक है, कई तरह के क्षेत्र होते हैं। तो जो समतल क्षेत्र होते हैं वहाँ पे लोग रहना पसंद करते हैं, यानी जो फ्लैट है, जो प्लेन है, उसमें लोग रहना पसंद करते हैं, ना कि पहाड़ी एरिया में, क्योंकि वहाँ पे उबड़ खाबड़ होता है, लोगों को दिक्कत होती है। तो ये सारा एक्सप्लेनेशन मेरे दिमाग के अंदर है, मुझे एक्सप्लेनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं उसको इतनी बार पढ़ लूँगा कि मुझे याद हो जाएगा। बस मुझे ये हेडिंग चाहिए। अगर मुझे कोई ये हेडिंग बता दे पेपर में तो मैं एक्सप्लेन खुद से कर दूंगा, मुझे हेडिंग याद रखनी है। तो अगर इस तरीके से आपने नोट्स बनाए हैं तो आप उसको अब समझ रहे हो, उसको लंबे समय तक याद रख पाओगे और आसानी से कम समय में बना लोगे। तो ये बनाना सीखो। फिर एक तरीका होता है हेडिंग अगर बनती है उसकी सब हेडिंग, ये वही वाला क्वेश्चन है। यानी आपने क्या करा, क्वेश्चन की हेडिंग बनाई, फिर ये इसकी सब हेडिंग हो गई। ठीक है, ये फॉर्मेट होता है। आगे देखो, एक और दिक्कत होती है बच्चों को। हेडिंग मान लो हमें मिल गई, हमने हेडिंग को एक्सप्लेन कर दिया, तो एक्सप्लेनेशन जो है वो कोशिश करना कि पैराग्राफ में, बड़े बड़े पैराग्राफ में मत करना। अगर वो भी पॉइंट में आपसे बन जाए तो ज़्यादा आसान होता है। क्योंकि अगर आप सीबीएसई वगैरह से हो या किसी बोर्ड से हो तो वहाँ पे आपसे ज़्यादा पैराग्राफ वाला नहीं पूछते, ज़्यादा लंबे आंसर नहीं पूछते हैं। ठीक है, कम शब्दों में आंसर चाहिए, टू द पॉइंट चाहिए। तो वो कोशिश करो, हेडिंग बना दी, उसको एक्सप्लेन करना है तो पॉइंट में अगर एक्सप्लेन हो जा रहा है बुलेट पॉइंट में तो बेटर है, नहीं तो फिर आप छोटे पैराग्राफ में आंसर दे सकते हो। ठीक है, डेट वाले क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है। आपकी एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन होते हैं डेट वाले, तो डेट वाले क्वेश्चन जो है उसको हाईलाइट करो, स्पेशल कह रहा हूँ, हाईलाइट करो। और उन क्वेश्चनों को आप अपने नोट्स वाली, जो आपको जिसमें आप नोट्स बना रहे हो वहाँ पे डेट वाले क्वेश्चन जरूर लिखो, क्योंकि वहाँ से पेपर में आपके क्वेश्चन आते हैं। और डेट वाले क्वेश्चन लिखने में आपको बड़ा बड़ा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे होते हैं डेट वाला कि भाई ये संगठन की स्थापना इस डेट में हुई, ये इस डेट में आया, ये इस डेट में बना, वो उस डेट में बना, XYZ जो भी है, कम शब्दों में होता है, तो ये आप लिख लो। तो इस तरीके से आप नोट्स बना सकते हो। अवॉइड पैराग्राफ, यहाँ पे समझो, मान लो कभी कभी ऐसा हो जाता है, आप कई बच्चे मुझे कमेंट में पूछेंगे इस चीज़ को कि सर हमसे हेडिंग नहीं बन पाती। ठीक है, हेडिंग, सभी क्वेश्चनों की हेडिंग नहीं बनती। जैसे कुछ क्वेश्चन है उसकी हेडिंग बड़े आराम से बन जाती है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसकी हेडिंग बनती ही नहीं, चाहे कितना दिमाग लगा लो, कितनी कोशिश कर लो, उसकी हेडिंग नहीं बन पाती। तो ऐसे में क्या कर सकते हो, आपको हेडिंग नहीं बन पा रही तो पैराग्राफ को अवॉइड करना है, यानी पैराग्राफ में कोशिश करो पैराग्राफ में ना लिखो, पॉइंट्स में लिख दो। यानी मान लीजिए ये वैसे आपके सपोर्टिंग मटेरियल में से समरी ले रखी है मैंने हिस्ट्री की, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ले रखी है, कोई इसका लेना देना यहाँ पे है नहीं। मान लीजिए कोई भी बात आपको कहनी है और आपको पैराग्राफ में कहनी है, तो आप क्या करो, उस पैराग्राफ को पॉइंट बना दो। पहला 3-4 लाइन लिखो,
जहाँ पे आपकी बात खत्म हो जाए दूसरी बात शुरू हो रही है, सेकंड 2-3 लाइन लिखो, 4 लाइन जितना भी लिखना है, थर्ड, ठीक है, फोर्थ। इस तरीके से आप पॉइंट बना सकते हो। पैराग्राफ में सीधा सीधा लिखोगे तो टीचर को पेपर चेक करते वक्त पॉइंट ढूंढने पड़ेंगे, ठीक है। पैराग्राफ में नहीं समझ में आता उतने अच्छे तरीके से, क्योंकि मैं सीबीएसई के लिए बता रहा हूँ। जब आप ग्रेजुएशन में जाओगे तो आपको पैराग्राफ में लिखना है, वहाँ पे बड़े बड़े आंसर लिखने होते हैं, ठीक है। 20 नंबर का क्वेश्चन आता है वहाँ पे और बहुत बड़े बड़े आंसर लिखने होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे वो चलता है। लेकिन अगर सीबीएसई में या क्लास 12th में हो आप, और सीबीएसई के अलावा आप किसी दूसरे बोर्ड में हो, बिहार, झारखंड, एमपी, ठीक है, राजस्थान, तो भी आपको इसी तरीके को अपनाना है, कम शब्दों में आंसर देना होता है, ठीक है। अपने पैराग्राफ को कन्वर्ट कर दिया आपने किस में, ठीक है, पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया। तो ये एक तरीका होता है आपका। इसके अलावा देखो आपके एनसीईआरटी में ये इस तरीके के कुछ चार्ट बनाए होते हैं, फ्लो चार्ट कह लो या जो भी आप कहते हो, ठीक है। माइंड मैप के नाम से कई किताबों में भी दिखता है आपको। तो इस तरीके से अगर आप बना सकते हो तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। इसमें क्या है, कम से कम शब्दों में बहुत बड़ी बड़ी बातें कह दी जाती है। इसमें आपको इतना बड़े बड़े पेजों में एक्सप्लेन नहीं करा, इतनी सी एक स्लाइड में बहुत सारी बातें कह दी। अगर आप इसको, ज्योग्राफी का है, आपने चैप्टर पढ़ा है, तो आप समझ जाओगे कि कितना इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप नोट्स बना सकते हो तो वो बेटर है। अब देखो एक और एग्जांपल, मान लीजिए कोई क्वेश्चन बन गया आपसे, उसकी हेडिंग आप बना पा रहे हो, आराम से हेडिंग बन रही है, तो आप उसकी हेडिंग लिख लो। जैसे हेडिंग 1 2 3 4 5 6 जितनी हेडिंग बन रही है उतनी हेडिंग लिख लो। एक्सप्लेनेशन दिमाग में होना चाहिए, उसको कई बार पढ़ लो, ठीक है। यहाँ पे अब दोबारा से समझो, मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, उसकी हेडिंग तो बन जाती है, तो केवल हेडिंग लिख लो, एक्सप्लेनेशन को आप पढ़ो, 2 बार 3 बार पढ़ लो। जितना टाइम उसको एक्सप्लेनेशन को लिखने में लगाओगे उससे ज़्यादा बेटर है, उससे ज़्यादा टाइम आप उसको पढ़ पाओगे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, सोवियत संघ के विघटन के कारण, मान लीजिए ये आपका क्वेश्चन है और ये इसकी हेडिंग है, नौकरशाही का सिकंजा, जनता की आकांक्षा पूरी ना होना, हथियारों की होड़, संसाधन का दुरुपयोग, कम्युनिस्ट पार्टी की तानाशाही, अर्थव्यवस्था का गतिरोध होना। ये सब इसकी क्या है, हेडिंग है। क्लियर है। अब हमने क्या है, ये हेडिंग लिख ली, अपनी कॉपी में लिख लिया और हमने नोट्स बना लिया, बस हो गया हमारा काम। नौकरशाही का सिकंजा था, कैसे था, ये आपको एक्सप्लेनेशन जो है अपने दिमाग में रखना है, पढ़ के याद हो जाएगा। तो इस तरीके से नोट्स बनाने हैं, ठीक है। लंबे लंबे नोट्स बनाना, बड़े बड़े नोट्स बनाना, उसमें केवल टाइम वेस्ट होता है। हम अपने ग्रुप में पीडीएफ शेयर करते हैं, वहाँ पे आपको बड़े बड़े नोट्स मिल जाते हैं, ठीक है। वहाँ से आप पढ़ लो, उसमें तो आपको कुछ नहीं करना, डाउनलोड करना है और पढ़ लेना है। आप मात्र 2 मिनट 3 मिनट में पूरा चैप्टर पढ़ लोगे। लेकिन अगर आप नोट्स बनाने बैठोगे लंबे वाले, तो आप 1-1 घंटा लगा दोगे, आपसे एक चैप्टर के भी नोट्स नहीं बनेंगे, क्योंकि बहुत टाइम लगता है, स्कूल का काम भी होता है, ठीक है। और दुनिया भर के काम होते हैं स्कूल में, आप जानते ही हो, कभी ये फाइल बनाओ, वो फाइल बनाओ, इस सब्जेक्ट का काम करो, उस सब्जेक्ट का काम करो, तो टाइम वेस्ट होता है। तो कोशिश करो कि इस तरीके से कम शब्दों में नोट्स बना पा रहे हो तो पेपर में रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इसमें मैंने आपको बताया नोट्स कैसे बनाने हैं, एग्जाम्पल के साथ बताया है। और वीडियो हेल्पफुल है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।